हाँ जी, तो करते हैं फाइंड द वेवलेंथ एमिटेड ड्यूरिंग द ट्रांजिशन चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर चल रहा है अभी तो। ड्यूरिंग द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन in between two levels of Li plus 2 whose sum is 5 and difference is 3। ये अपने पास में क्वेश्चन है। अभी भी वीडियो क्लियर नहीं आ रही? एक मिनट, अभी चेक करो। हाँ, अभी चेक करो। अब ठीक है? तो क्वेश्चन क्या अपने पास है? फाइंड द वेवलेंथ एमिटेड ड्यूरिंग द ट्रांजिशन of electron in between two levels of Li plus 2 ion where sum is 5 and difference is 3। मतलब अपने को दो लेवल दे रखे हैं N1 और N2, उनका सम करते हैं तो कितना आता है? 5 आता है। उनका डिफरेंस लेते हैं तो कितना आता है? 3 आता है। तो पूछा उनकी वेवलेंथ क्या होगी उनके बीच के ट्रांजिशन की, है ना? तो अपने को N1 और N2 फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? N1 प्लस N2 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5 और N2 माइनस N1, N2 के अपर लेवल माइनस लोअर लेवल, डिफरेंस कितना दे रखा है? 3 दे रखा है ना? डिफरेंस 3 है और सम कितना है? 5 है। तो ये अपने पास में ट्रांजिशन दे रखा है। तो यहां से N1 और N2 की वैल्यू निकाल लेंगे। N1 कितना आएगा? 1 आएगा और N2 कितना आएगा अपने पास में? 4 आएगा। वॉइस नहीं आ रही? हाँ जी, 1.08 10 की पावर -8 सही है। तो N1 और N2 की वैल्यू आ गई अपने पास में। और लैम्डा की फॉर्मूला क्या था? 1 बाई लैम्डा इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला था लैम्डा का, किया था ना स्पेक्ट्रम में। तो 1 बाई लैम्डा इक्वल टू आर, जेड की वैल्यू कितनी है लिथियम के लिए? 3, तो 3 का स्क्वायर 1 अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 का स्क्वायर। तो इसको अपन जब सॉल्व करेंगे तो लैम्डा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी अपने पास में 1.08 इंटू 10 की पावर -8 मीटर। ये अपने पास में लैम्डा की वैल्यू आएगी। हाँ जी, समझ गए? अपने पास में क्या दिया था? सम दिया था, सम 5 था, डिफरेंस 3 था। तो उससे N1 और N2 की वैल्यू फाइंड करी। फिर अपने पास में जो वैल्यू थी 1 बाई लैम्डा इक्वल टू आर जेड स्क्वायर, जेड अपने पास में आर की वैल्यू क्या लेनी है? लिखवाई तो थी 109677 सेंटीमीटर में। अगर अपने पास 1 अपॉन आर की वैल्यू पुट करते हैं तो मीटर में वो आ जाती है 1 अपॉन आर की 912 एंगस्ट्रॉम। जब ये फॉर्मूला करवाया तब लिखवाई थी ना वहां पे। और आर की वैल्यू वैसे होती है 109677 सेंटीमीटर इनवर्स। इसको मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो आप।
ठीक है, आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। वो साई का ग्राफ है, साई स्क्वायर, अपने को साई स्क्वायर का ग्राफ में ध्यान रखना एक बार। साई का ग्राफ भी एक्स एक्स के नीचे जाता है, तो जहां पे एक्स एक्स मतलब ऐसे होता है, बता देता हूँ। जेड की वैल्यू एटॉमिक नंबर होता है ना अपने पास, उसके हिसाब से लेंगे। जो साई का ग्राफ जैसे कुछ बच्चे करेंगे, जैसे अपने पास में अगर मैं साई का ग्राफ बनाता हूँ यहाँ पे और रेडियस के साथ में, तो वो ग्राफ कुछ इस टाइप का भी आ जाता है कई बार, है ना। अगर वही अगर मैं इसका साई स्क्वायर का ग्राफ बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ऐसे चला जाएगा ये, मतलब ऊपर आ जाएगा ना, जो नीचे और नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, पॉजिटिव हो जाता है साई स्क्वायर का ग्राफ एक तरह से। तो ऐसा कुछ ग्राफ आ जाता है। तो जहां जहां पे ये कट कर रहा है ना, वो अपने पास में नोडल प्लेन नोड होते हैं, तो ये अपने पास में नोड है बेसिकली, ये ध्यान। तो क्वेश्चन आता है कितने नोड होंगे वगैरह, तो वो नोड बताने होते हैं, जहां पे जितनी जगह कट करके एक्स एक्सिस को, उतने नोड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। द लाइमन सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, द लाइमन series of the hydrogen spectrum can be represented by the equation v equal to 3.2881 into 10 की पावर 15, v न्यू दे रखा, न्यू इक्वल्स टू 10 की पावर 15 1 अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर। ठीक है, वेयर n इक्वल टू 2 3 ऐसे चलता रहेगा। कैलकुलेट द मैक्सिमम एंड मिनिमम wavelength of lines in this series। ठीक है, अपने को क्वेश्चन क्या दिया, ध्यान से देखो इधर। द लाइमन सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, the Lyman series of the hydrogen spectrum can be represented by the equation nu equals to 3.2881 into 10 power 15 1 upon 1 का स्क्वायर minus 1 upon n square, where n equal to 2 3 4 ऐसा कुछ आगे बढ़ता रहेगा इन्फिनिटी तक। ठीक है, कैलकुलेट the maximum and minimum wavelength of the lines in this series। मीनिंग क्या, अपने को वेवलेंथ फाइंड करनी है, मैक्सिमम और मिनिमम। अपने को क्या दे रखा, फ्रीक्वेंसी दे रखी है लाइट, है ना, फ्रीक्वेंसी का दे रखा है, न्यू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। अब देखो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है, सी बाय लैम्डा। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है, सी बाय लैम्डा। सी की वैल्यू आपको पता है 3 इंटू 10 की पावर 8 होती है, 3 इंटू 10 की पावर 8 होती है। लैम्डा आपको फाइंड करना है, तो लैम्डा इधर ले जाओ, फ्रीक्वेंसी इधर जाओ, और एन की वैल्यू चेंज करके देखो क्या पुट करोगे, ताकि ये मिनिमम आए, ताकि ये मैक्सिमम आए, उसके हिसाब से एन की वैल्यू पुट करो। तो करो सॉल्व इसको, एक बार सोचो दिमाग से अच्छे से। पहले तो आप ना ये देखो फ्रीक्वेंसी मिनिमम और मैक्सिमम कौन से एन की वैल्यू पे आएगी। अगर n इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करूंगा तो फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी। तो फ्रीक्वेंसी पता कर ली, अब सी अपॉन सी बाई अपॉन न्यू कर दो फ्रीक्वेंसी, तो लैम्डा आ जाएगा अपने पास में। करो कैलकुलेट लैम्डा। हाँ जी, लैम्डा मैक्स कहाँ पे होगा, n इक्वल टू 2 पे होगा लैम्डा, और
जो लैम्डा मिनिमम होगा वो होगा इन्फिनिटी पे। हाँ जी, लैम्डा मिनिमम आएगा आपका 0.9 इंटू 10⁻⁷, ठीक है। वन 1.21 इंटू 10⁻⁷ सही आंसर है। चलो मैं करता हूं, देखो आप सभी समझना ना क्वेश्चन को। अपने पास में क्या दिया, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 3.2881 इंटू 10⁻, ये अपने पास में फ्रीक्वेंसी दी है ना, यही फ्रीक्वेंसी अपने पास में। तो देखो अगर मैं n की वैल्यू मिनिमम पुट करूं, मतलब 2 पुट करता हूं, तो ये 1/n²। अगर n की वैल्यू इंक्रीज करता हूं तो क्या आएगा, पहले 1/4 आ रहा था, 1/9 आएगा, 1/6, मतलब नेगेटिव में होने वाली वैल्यू डिक्रीज हो रही है। अगर वही 1/∞² पुट कर दूं क्या हो जाएगा, लगभग 0 हो जाएगा। तो नेगेटिव में होने वाली कोई भी वैल्यू नहीं बचेगी, तो मैक्सिमम आएगा यहाँ पे। तो फ्रीक्वेंसी मिनिमम कितनी आएगी, n = 2 पे, तो 3.2881 इंटू 10⁻15 1/1² माइनस 1/2², ये अपने पास है फ्रीक्वेंसी मिनिमम। और फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम कितने पे आएगी, 3.2881 इंटू 10⁻15 1/1² माइनस 1/∞², ये अपने पास है फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम आएगी। आएगी ना, क्योंकि ये वैल्यू लगभग 0 हो जाएगी, तो नेगेटिव में कोई वैल्यू नहीं होगी, तो वो मैक्सिमम वैल्यू होगी। अपने को लैम्डा निकालना था, तो c/न्यू कर देते हैं। तो अगर न्यू जितना ज्यादा, अब देखो ये जितना ज्यादा लैम्डा उतना ही कम होगा, मतलब ये अगर मैक्सिमम तो लैम्डा क्या होगा, मिनिमम होगा। ये अगर मिनिमम है तो लैम्डा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो यहां से लैम्डा मैक्स कितना आ जाएगा, ये मिनिमम पुट करते हैं, 3 इंटू 10⁸ स्पीड ऑफ लाइट अपॉन 3.2881 इंटू 10⁻15, ये आ जाएगा 3 नीचे आ जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा। उसको सोल्व करेंगे, तो इसको आप सोल्व कर लेना। सोल्व करने पे आपके पास में आंसर जो आएगा वो ये आंसर आएगा, लैम्डा मैक्स आपका 121.67 नैनोमीटर, ठीक है। लैम्डा मिनिमम कैलकुलेट करते हैं, तो आएगा 3 इंटू 10⁸, और ये वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 3.2881 इंटू 10⁻15। इसको जब आप सोल्व करोगे तो आएगा 91.24 नैनोमीटर, ठीक है। समझ गए, अभी भी ब्लर आ रही है, स्क्रीन चेक करना। हाँ जी चंद्रशेखर,
सर ये मैक्सिमम जब वी मैक्सिमम लिया था तो ऊपर हमने हाँ, वो इन्फिनिटी वाला लिया था, पर जब हमने ये लैम्डा निकाला है तो मैक्सिमम तो हमने वो वाला लिया है दूसरा 2 वाला, वो कैसे? ये देखो अपने पास में क्या था, लैम्डा इक्वल टू सी बाई न्यू होगा, यस सर। होता। अब न्यू की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी लैम्डा उतना ही कम होगा, हाँ जी। होगा ना। तो लैम्डा अगर ये मैक्सिमम हुआ तो लैम्डा क्या होगा, मिनिमम होगा मेरे पास में। हम्म। तो हो गया, यहाँ पे आपने मैक्सिमम वैल्यू पुट की तो अच्छा। मिनिमम आएगा। ओके 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 सर। समझ गए, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ये लिखो क्वेश्चन, पॉइंट के बाद 2 डिजिट रख दिया करो, बहुत है। लिखो क्वेश्चन आगे। The kinetic energy of an electron, the kinetic energy of an electron in hydrogen like atom, in hydrogen like atom is 6.04 electron volt, is 6.04 electron volt. Find the area, find the area of the third Bohr orbit to which this electron belongs। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या अपने पास में, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन लाइक एटम 6.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइंड द एरिया ऑफ द थर्ड बोहर ऑर्बिट, फाइंड द एरिया ऑफ थर्ड बोहर ऑर्बिट ऑफ टू विच दिस इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स। मतलब अपने पास में देखो, अब क्वेश्चन को सोचते कैसे है वो समझ लो, है ना। गिवन क्या अपने पास में, थर्ड बोहर ऑर्बिट, मतलब एन की वैल्यू 3 गिवन है ना। थर्ड बोहर ऑर्बिट की एरिया फाइंड करना है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अब अपने पास में रेडियस चाहिए, तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड होता है। एन अपने को पता है, जेड अपने को पता नहीं, है ना। हाइड्रोजन एटम है नहीं, हाइड्रोजन होता तब तो जेड की वैल्यू 1 हो जाती। हाइड्रोजन लाइक एटम है, मतलब हाइड्रोजन जैसा कोई एटम है, तो जेड की वैल्यू 1 नहीं होगी, मतलब जेड की वैल्यू अपने को फाइंड करनी पड़ेगी। उसके लिए क्या गिवन है, काइनेटिक एनर्जी। मींस काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले से मैं क्या करूं, जेड वैल्यू फाइंड करूं। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये होता है अपने पास में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। तो वैल्यू पुट कर दो, 6.04, ये 13.6 जेड स्क्वायर, एन की वैल्यू कितनी है अपने पास में, 3 का स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल हो जाएगा। हाँ, जेड की वैल्यू फाइंड करो कितनी आएगी। कैलसी से मत फाइंड करना, हाथ से फाइंड करना सारी कैलकुलेशन, क्योंकि अभी से प्रैक्टिस करोगे तभी वो प्रैक्टिस होगी। कैलसी की आदत मत डालना। एन की वैल्यू 3 कैसे, वो देखो अपने को क्या गिवन था यहाँ पे, फाइंड द एरिया ऑफ द थर्ड बोहर ऑर्बिट। थर्ड बोहर ऑर्बिट गिवन था, तो थर्ड बोहर ऑर्बिट कौन सा होगा, एन की वैल्यू 3 होगी, उसी का फाइंड करना अपने को एरिया। तो जेड क्या आ जाएगा अपने पास में, 2 आ जाएगा यहाँ से।
जेड स्क्वायर की वैल्यू 4 आएगी, जेड कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो जेड की वैल्यू 2, तो रेडियस फाइंड कर सकते हैं। रेडियस क्या आएगी 5 to 9 n स्क्वायर, n की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर अपॉन जेड की वैल्यू 2 का स्क्वायर एंगस्ट्रॉम। जब इसको अपने वैल्यू आ गई अपने पास में, इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 2.3805 एंगस्ट्रॉम, 2.3805 एंगस्ट्रॉम। और एरिया फाइंड करना था, तो एरिया इक्वल टू क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू 3.14 आर स्क्वायर। आर कितना अपने पास में 2.3805 इंटू 10 की पावर माइनस 10 इसका होल स्क्वायर, तो अपने पास वैल्यू आएगी 17.8 इंटू 10 की पावर माइनस 20 मीटर स्क्वायर। ये अपने पास में आंसर आएगा। नोट कर लो इसको। हाँ z इक्वल टू 2 है ना, सॉरी एन स्क्वायर बाई जेड यहाँ पे फॉर्मूले है, इसको आप सॉल्व करना, एन स्क्वायर बाई जेड है। हाँ अभी देखो, अब स्क्रीन सही आ रही है। रिकॉर्डिंग वैसे ऐप में डालता हूँ। हाँ एक चीज और करना था, एक मिनट में आपको ना अपना टेलीग्राम वो ग्रुप बना लेते हैं, तो वहां पे मैं आपको, अगर कई बार क्या होता है कि ऐप में वो रिकॉर्डिंग आती नहीं है, तो इसलिए वो मैं टेलीग्राम उसमें डाल दूंगा ग्रुप में, ताकि आप तक पहुंच जाए वो रिकॉर्डिंग। जेड की वैल्यू 2 नहीं आ रही, आ जाएगी यार, कैलकुलेशन करो। ये 9 है, ये 9 को इधर मल्टीप्लाई करो तो 54 के आसपास कुछ वैल्यू आएगी, और 13 चौक 52, तो 52 6.4 है, तो 6 तो 54.4 के आसपास कुछ वैल्यू आएगी, ये भी 54.4 के आसपास कुछ वैल्यू आएगी, तो आ जाएगा 4, तो जेड स्क्वायर की वैल्यू 4 आ जाएगी, तो जेड की वैल्यू। हाँ जी, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भेजता हूँ, एक मिनट मैं आपको मैसेज करता हूँ। हाँ ऐप में सेंड कर दूंगा इसके पिक्स, ना टेंशन लो। रिकॉर्डिंग ऐप में डालता हूँ वैसे तो, अगर नहीं आए तो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, मतलब अपलोड कई बार क्या होता है टेक्निकल कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। कैलकुलेशन कैसे करें, कैलकुलेशन हाथ से ही करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसके लिए तो। हाँ जी, जो अपने क्वेश्चंस में डाउट्स वगैरह है ना, तो वो अपने कोई एक दिन, मतलब आप, हाँ ये पता चल गया होगा आपको, टेस्ट आपका मंडे को है, तो मंडे से एक दिन पहले ना अपना कोई सैटरडे को या फिर कभी ना ऐसे ही कुछ रख लेंगे, तब अपने डाउट्स कर लेंगे।
हाँ जी, लिंक आ गया होगा सभी को, ये ज्वाइन कर लेना ग्रुप। हाँ तो हाँ जी, एटॉमिक स्ट्रक्चर फुल चैप्टर का टेस्ट होगा, अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, टेस्ट हाफ चैप्टर का टेस्ट 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 टेस्ट। हाँ एक दो चीज ना वो लिख लो आप, मतलब एक दो चीज, मतलब कुछ बच्चों को तो डाउट्स आ रहे हैं, वो मैं लिखवा देता हूँ आपको। ये डेफिनेशन एक दो चीज है, तो लिखो आप डेफिनेशंस। मत थ्योरी है वैसे तो। जेड की वैल्यू, हाँ पॉइंट्स मार तो उसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लो। हाँ जैसे 3.99 कुछ वैल्यू आ रही है और 3.9 है ना, ऐसा कुछ, तो उनको अप्रोक्सीमेट लेके 4 कर दो उसको, क्योंकि वो कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। वैसे अपने पास में वैल्यू 4 ही आनी चाहिए थी, तो इस हिसाब से कोई पॉइंट में थोड़ी बहुत आ रही हो तो उसको अप्रोक्सीमेट लेके, क्योंकि जेड अपने पास में पॉइंट्स में तो आता नहीं, इंटीजर ही होगा हमेशा। हाँ जी, कुछ डेफिनेशंस लिखो आप, ये नोट्स में भी लिख लेना आप। लिखो डेफिनेशन पहली। हाँ टेस्ट मंडे को होगा। आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी, जैसे आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी अपने पास बोल देते हैं कई बार। तो आयोनाइजेशन एनर्जी देखो क्या होती है, इसमें लिखो डेफिनेशन, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, द एनर्जी required to remove the electron, remove the electron from outermost cell, from outermost cell to sorry, of an isolated gaseous atom, है ना। तो डेल्टा ई मतलब आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल तो क्या हो गया अपने पास में, इन्फिनिटी माइनस इनिशियल, तो मतलब nth लिख देता हूँ, ई एन, nth ऑर्बिट की, तो ये आ जाएगी, ये जीरो होती है वैल्यू, ये माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, और यहाँ से 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ये अपने पास में आयोनाइजेशन एनर्जी। हाँ जी, दोबारा से समझो एक बार। सारा कुछ बताएंगे, सिक्स आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है वगैरह। चैप्टर कंप्लीट का, हाँ ये ऐसे रख लो आप, स्पेक्ट्रम तक आएगा आपका, चलो ठीक है, इतना तो कर लोगे। टेस्ट ना स्पेक्ट्रम तक आएगा, ध्यान रखना, टेस्ट स्पेक्ट्रम तक आएगा। लिंक सेंड करता हूं एक बार वापस से एक बार। वैसे टेस्ट अपने पास में कब तक आएगा, स्पेक्ट
टेस्ट अपने पास स्पेक्ट्रम तक होगा, क्वांटम नंबर अभी नहीं आएगा, मतलब नेक्स्ट टेस्ट में ले लेंगे क्वांटम नंबर, ठीक है। अभी अपने स्पेक्ट्रम तक करते हैं, क्योंकि तो आप स्पेक्ट्रम लिंक सेंड कर दिया मैंने चैनल का, वापस से आप क्लिक कर लो उस पर। डिफिकल्टी लेवल कितना होगा, डिफिकल्टी बस ऐसे मान के चलो आपका मतलब पहला टेस्ट है तो थोड़ा नंबर की टेंशन मत लेना, मैं बता रहा हूँ पहला टेस्ट होगा तो मतलब कैसा भी हो आप बस ये सोचना कि हाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हमें, खुद की प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, नंबरों की टेंशन मत लेना, क्योंकि थोड़ा सा तरीका अलग होता है, जैसे कि 10th तक अपने जो टेस्ट देते थे, अभी जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट देते हैं उनका थोड़ा सा तरीका अलग होता है, तो नंबरों की टेंशन एक बार मत लेना, नंबर धीरे धीरे अपने आप आ जाएंगे, पहले कॉन्सेप्ट को पकड़ना, कॉन्सेप्ट जब आ गया, ग्रुप का नाम रखा था मैंने जेई केमिस्ट्री 2020, ये ग्रुप का नाम आपका, हाँ मंडे को ही होगा आपका टेस्ट, जेई केमिस्ट्री 2020, ठीक है। ठीक है, तो टेस्ट आपके वहां तक आएगा, स्पेक्ट्रम तक, स्पेक्ट्रम आएगा उसमें ध्यान रखना, इंक्लूड करना, स्पेक्ट्रम इंक्लूड करके आएगा उसमें, मतलब जैसे कि 1/λ वाला जो फॉर्मूला है, लाइमन बाय बाल्मर वगैरह वो सारा आएगा, ठीक है। तो देखो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, टेस्ट आपका ऐप पे होगा, लिंक नहीं उसका कुछ, ऐप है ना अपने पोटेंशियल एकेडमी, उस पर टेस्ट होगा आपका, आज क्लास 9 बजे स्टार्ट हुई थी। हाँ जी लिखो आगे, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, मतलब अपने पास में कोई एक सिंगल एटम है मान लो, है ना, उसका आउटर सेल ये है, यहां हम पे एक इलेक्ट्रॉन है, 10 बजे नहीं थी आज क्लास, 9 से 10 क्लास होती है आपकी, ठीक है, रेगुलर 9 से 10 होगी, ट्यूसडे टू फ्राइडे, ट्यूसडे टू सैटरडे। ग्रुप का नाम भी सेंड कर दूं, सॉरी, हाँ जी आ गया होगा नाम सभी के पास में। तो देखो आउटर मोस्ट सेल ये था, इससे इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी पे लेके जाना, मतलब जस्ट इलेक्ट्रॉनों के टच में ही ना रहे वो जो एटम के टच में ना रहे इलेक्ट्रॉन, उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन को वहां से इन्फिनिटी पे लेके जाना। लिंक ओपन नहीं हो रहा, आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर देना, वहां पे सेंड कर दूंगा आपको मैं लिंक, अगर किसी को ओपन नहीं हो रहा तो। और अपने फ्रेंड्स को ऐड कर लेना आप खुद ना, कि कोई बच्चा रहे ना, मतलब हो सके जितना आपके फ्रेंड्स आपको पता आप नॉन में है वो सबको ऐड कर लेना ग्रुप में, जेई वाले बच्चों को, ठीक है। और नीट का अलग ग्रुप है, अगर वो नीट का कोई फ्रेंड हो तो उनको ही बता देना, ठीक है, उनका अलग है। तो इलेक्ट्रॉन को जस्ट अपने इलेक्ट्रॉन बाहर लेके जाएंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। हाँ आयोनाइजेशन मतलब एनर्जी क्या होगा, जैसे कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कुछ बैठा है अपने पास में, इसको उठा के बाहर करना है, तो उसको एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ेगी ना, हमेशा पॉजिटिव ही आएगी, नेगेटिव नहीं आएगी ये, ठीक है। उसका नेक्स्ट लिखो बाइंडिंग एनर्जी, ये 2-3 डेफिनेशन है, लिख लो इनको। बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, द एनर्जी, द एनर्जी required to remove, the energy required to remove an electron, an electron from any cell, from any cell or orbit, or orbit is called
इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। देखो ये बाइंडिंग एनर्जी देख लो क्या होती है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी सेल और ऑर्बिट। ठीक है, ऊपर वाला क्या था, आयोनाइज एनर्जी। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल, वो जस्ट मतलब आउटर मोस्ट सेल होगा, उसी से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। ये कौन सा है, फ्रॉम एनी सेल, कोई भी सेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने को क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने को क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, समझ गए। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या हो गया अपने पास में, ई इन्फिनिटी मतलब बाहर निकालना मतलब इन्फिनिटी पे लेके जाना, माइनस ई एन। बस ये ध्यान रखना, ये एनी सेल है, मतलब कोई भी सेल हो सकता है, जरूरी नहीं कि आउटर मोस्ट सेल ही हो। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। हाँ जी, आज की क्लास अगर कोई मिस हो कोई दिक्कत नहीं, मैं वो वीडियो सेंड कर दूंगा आपको, वहां से आप देख लेना। ठीक है, आज अपने क्वेश्चन ही कर रहे थे, बस लास्ट में ये 2-3 डेफिनेशन है वो लिखवा रहा हूं। एक्साइटेशन एनर्जी लिखो। the energy required to excite an electron, the energy required to excite an electron from ground state or from lower state to higher energy state। ठीक है, मतलब अपने पास में क्या होता है, जैसे कि अपने पास में ये एनर्जी स्टेट है, तो लोअर स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ले जाने को क्या बोलते हैं, एक्साइटेशन एनर्जी। मतलब इलेक्ट्रॉन एक्साइट करते हैं ना, अपने लोअर स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाएंगे, एक्साइट करते हैं इलेक्ट्रॉन को, तो कितनी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी अपने को, उसको बोलते हैं एक्साइटेशन एनर्जी। तो डेल्टा ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, मतलब फाइनल ये एनर्जी और इनिशियल ये एनर्जी, तो दोनों का डिफरेंस होगा, उतनी ही एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी अपने को, तो वो होते हैं एक्साइटेशन एनर्जी। लोअर एनर्जी सेल से हायर एनर्जी सेल में लेके जाने को क्या बोलते हैं, एक्साइटेशन एनर्जी। ठीक है, कर लोगे। बस ये 3 डेफिनेशन है एनर्जी की। अब अपने पास में कोई आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एनर्जी वगैरह पूछे तो आप बता सकते हो आराम से। ठीक है ना, बता सकते हो। हाँ जी, एक बार बताता हूँ। हाँ, इनर्ट गैस की एक्साइटेड स्टेट होती है। हाँ, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, हो सकती है। 6th आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, मतलब अपने पास में क्या होता है, कोई भी एक एटम था मान लो, है ना, एटम में 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 में से पहला इलेक्ट्रॉन निकला, मतलब 9 इलेक्ट्रॉन बचे, तो इसको बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला, 8 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, इसको बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी 2। तीसरा निकाला, 7 बचेंगे, इसको बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी 3। ये 6 पे आया, इसको बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी 4। ये अपने पास में 5th पे आया, इसको बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी 5। और ये अपने पास में 4th पे आया, इसको बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी 6। मतलब अपने को 6th इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने में जितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी उसको बोलेंगे 6th आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, जैसे 3rd आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, 3rd इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी उसको बोलेंगे 3rd आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है,
आयोनाइजेशन एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी नहीं बोल सकते। वैसे नहीं होती जनरली, मतलब अपने पास में जो इनर्ट गैस होती है ना, उनका जनरली एक्साइटेड स्टेट नहीं होता, क्योंकि वो वैसे स्टेबल फॉर्म में है। सभी को ऐड नहीं करेंगे, ओनली इंडिविजुअल बताएंगे सिक्स्थ आयोनाइजेशन। अगर अपने से पूछे सिक्स्थ आयोनाइजेशन एनर्जी तक टोटल कितनी एनर्जी पूछे, तब ऐड करेंगे, वैसे ऐड नहीं करेंगे अपने। ठीक है, हाँ जी रिपीट करता हूं, सिक्स्थ आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है अपने पास में, कि एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला, वो आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, दूसरे को बाहर निकाला सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, तीसरे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, चौथे को बाहर निकाला फोर्थ आयोनाइजेशन एनर्जी, फिफ्थ को बाहर निकाला फिफ्थ आयोनाइजेशन एनर्जी, है ना। नहीं, थर्ड और फोर्थ की वैल्यू सेम क्यों रहेगी? जैसे कि कोई स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, उसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना हो तो कोई स्टेबल उसमें ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, कोई अपने पास कम स्टेबल को है उसमें से एनर्जी को इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना तो कम एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। एक मिनट, हाँ जी मोहन। सर प्लीज रिपीट सेकंड हाँ पॉइंट जी, सर। सर सेकंड पॉइंट दोबारा दिखा कौन दो सा और ये? समझा दो सर। हाँ जी सर, बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी सर, यस। ठीक, ठीक है बताता हूँ। देखो बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है अपने पास में, ये होती है कि एक आउटर मोस्ट सेल से अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर लेके जाना हो इन्फिनिटी पे, तब तो उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर अपने पास में कोई एक फिक्स्ड कोई भी बीच का कोई सेल हो, उसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर लेके जाना हो, तो उसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। मतलब कोई भी सेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर लेके जाना हो तो उसको बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। अगर ऐसे पता हो कि आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर लेके जाना है, उसको बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। वॉइस नहीं आ रही? वैसे मैं रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा अभी तो, मतलब अभी तो क्लास लगभग खत्म ही हो गया अपने पास में, तो रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा, तब देख लेना उसको ना। क्वेश्चन एग्जांपल करा दूं, एक मिनट। आप इसको ऐसे कुछ ले सकते हो, ठीक है। कल से अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, तो इसके आपने क्वेश्चंस आपको मैंने सेंड कर रखे हैं, उसमें प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, हाँ जी, डाउट्स है वो अपने किसी एक दिन अपने मैं बता दूंगा आपको, उस हिसाब से डाउट्स कर लेंगे अपने। उससे पहले आप मेरे को डाउट सेंड कर देना, मैं उस क्लास में बता दूंगा आपको डाउट्स। ठीक है, ओके बाय।